हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी कक्षा 11 की विषय हिंदी काव्यखंड आरोह भाग प्रथम के पाठ 4 जिसका शीर्षक है वे आंखें, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वे आंखें नामक शीर्षक जो कविता है वह है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें हमारे समाज के किसान वर्ग की मार्मिक दुर्दशा का वर्णन करते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि काव्यखंड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कठिन शब्द ही होते हैं। अगर हमें कठिन शब्दों का अर्थ पता है तो हम उस कविता का अथवा उस काव्य का बहुत अच्छे से अर्थ कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले देखेंगे इसके कठिन शब्दों के अर्थ। तो शब्दार्थ है इस पाठ के। सरीखी शब्द का अर्थ है समान। दारुण शब्द का अर्थ है घोर, निर्दय। अगला शब्द है कुर्क, जिसका अर्थ है नीलामी। बरधो शब्द का अर्थ होता है बैलों। घरनी, घरनी हम कहते हैं घरवाली को अथवा पत्नी को। पैर की जूती शब्द का अर्थ है महत्वहीन होना। स्टूडेंट्स, हम यहाँ कुछ और शब्दार्थ देखते हैं। सांप लौटते, सांप लौटते एक शब्द भी है, और विद्यार्थियों में यहाँ बताना चाहूंगी कि इसके साथ साथ ये एक मुहावरा भी है। तो सांप लौटते, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कष्ट होना, बहुत कष्ट होना। घातिन शब्द का अर्थ होता है हत्या करने वाली। सिवा का अर्थ होता है अकेला। अह शब्द का अर्थ है हाय। कौड़ी शब्द का अर्थ है थोड़ा सा भी। बेदखल का अर्थ होता है वंचित होना। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द ही सस्वर होने चाहिए, जो कि बोलते हों और सेब की तरह जिसके रस की मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। तो विद्यार्थियों, ये जो हम पंक्तियां सामने देख रहे हैं, ये चंद पंक्तियां हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत की एक रचना जिसका नाम है पल्लव से ली गई हैं। इन पंक्तियों का अर्थ होता है कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थियों, चित्र भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे सुनकर अथवा पढ़कर हमारे मस्तिष्क में चित्र उपस्थित हो जाएं अथवा बिंब उपस्थित हो जाएं, उसे हम चित्रात्मक भाषा कहते हैं। साथ ही साथ एक अच्छी कविता में शब्द सस्वर होने चाहिए, अर्थात जिनको हम गा सकते हो। कविता के शब्द सेब के रस की भांति होने चाहिए। जब हम सेब को काटते हैं तो उसका रस बाहर फूट पड़ता है। तो कविता के स्वर भी कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसे ही हम स्वरों को पढ़ें, उनका गान करें, तो उस कविता का जो रस है वो बाहर झलक पड़े और पाठक वर्ग उसका लुत्फ उठा सके। इसके साथ ही हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के विषय में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले उनका जन्म कब और कहाँ हुआ है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। स्टूडेंट्स, कौसानी गांव है, जिला अल्मोड़ा है और उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य,
चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ये सभी इनकी काव्य रचनाएं मानी जाती हैं। इन्हें प्रमुख सम्मान दिए गए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म विभूषण। इनकी मृत्यु सन 1977 में मानी जाती है। ये छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सुमित्रानंदन पंत और प्रकृति के चितेरे कवि हैं। विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत के जन्म के विषय में जाना और समझा है। अब हम समझते हैं ये किस काल से संबंध रखते हैं। तो विद्यार्थियों, छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद माने जाते हैं। पंत की फुल फॉर्म होती है सुमित्रानंदन पंत, जो कि हमारे इस अध्याय के कवि हैं। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा हमारी महादेवी वर्मा को कहा जाता है, और प्रसाद जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। ये छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, जिनका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया है, उनमें से एक माने जाते हैं। ये प्रकृति के चितेरे कवि हैं। चितेरे शब्द का मतलब होता है निराले कवि हैं। इन्हें निराला कवि क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण रहा है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि सुमित्रानंदन पंत ही एक ऐसे इकलौते कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं का विषय प्रकृति रखा है। अभी तक हमारे जो अन्य कवि थे, उन्होंने प्रकृति को अपनी रचनाओं का विषय नहीं बनाया था। तो सर्वप्रथम अपनी रचनाओं का प्रकृति को विषय बनाने वाले जो कवि थे, वो सुमित्रानंदन पंत ही माने जाते हैं। इसीलिए इन्हें प्रकृति का चितेरे कवि कहा जाता है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। प्रकृति को पहली बार विषय पंत ने ही बनाया है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति को इन्होंने अपना विषय बनाया, अपनी रचनाओं का विषय बनाया, लेकिन साथ ही एक प्रकृति का और मनुष्य का क्या संबंध होता है, प्रकृति और मनुष्य परस्पर किस प्रकार जुड़े रहते हैं, यह बात भी पंत ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से हमें समझाई है। हम इनके विषय में समझते हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में हुई तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से भी ये जुड़े रहे थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसके बाद में हम देखते हैं स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। बदलाव शब्द से हम क्या तात्पर्य समझते हैं, चाहे वह बदलाव प्रकृति के संदर्भ में हो या फिर मनुष्य के संदर्भ में हो, पंत जी सदैव ही बदलाव के पक्षधर रहे हैं। तो बदलाव शब्द से तात्पर्य यह है कि जब कोई विशेष मौसम होता है या ऋतु आती है, तो प्रकृति में चारों ओर कुछ परिवर्तन हमें अवश्य रूप से दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को कवि पंत ने अपनी कविता में दर्शाया है। और साथ ही मनुष्य के जीवन में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। किसान के जीवन में आर्थिक तंगी के कारण क्या परिवर्तन हो जाते हैं, इन परिवर्तनों को भी हम अपने इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर कवि प्रकृति के और मानव के जीवन में होने वाले बदलाव के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी हैं। इनकी जो शुरुआती कविताएं हैं वो छायावाद के रूप में जानी जाती हैं।
पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। हमने इनके जन्म स्थान को अभी कुछ देर पहले ही समझा है। इनका जन्म कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल जो कि प्राकृतिक सुंदरता, वैभव से संपन्न क्षेत्र माना जाता है, जहां प्रकृति अपना अपार सौंदर्य बिखेरती है, उस क्षेत्र में हमारे कवि, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। तो विद्यार्थियों, हमने अक्सर देखा है जिस स्थान पर हमारा जन्म होता है, जैसा हमारा परिवेश होता है, अक्सर वैसा ही हमारा स्वभाव भी हो जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत ने अपनी बाल्यावस्था से ही सुंदरता को, प्रकृति के आकर्षण को अनुभूत किया था, महसूस किया था, और उन्हीं अनुभूतियों को इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम मेरी सबसे सुंदरतम, ऐसी पंक्तियां भी इन्होंने लिखी हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में काम किया है। रूपाभ नामक एक पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। वैसे हम इन्हें छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के नाम से जानते हैं, लेकिन ये केवल एक कवि नहीं थे। इन्होंने केवल पद्य विधा में ही लेखन कार्य नहीं किया है, जबकि इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना आदि गद्य के क्षेत्र में भी कार्य किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम रूपाभ है का संपादन भी किया है। तो बच्चों, इसके साथ ही हम देखते हैं जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। रूपाभ नामक इनकी जो पत्रिका थी, रूपाभ नामक इनकी पत्रिका में प्रगतिवादी साहित्य पर, यानी हिंदी के प्रगतिवाद काल में जो साहित्य सृजन किया गया था, उस साहित्य के बारे में इस पत्रिका में विचार विमर्श किया जाता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत ही सचेत थे। सचेत होने का मतलब है भाषा को बहुत सोच समझ के लिखना, बोलना। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। अभी आप 11th क्लास में हैं विद्यार्थियों, लेकिन जैसे ही आप 12वीं क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में जाते हैं, तो आपको 2nd चैप्टर में ही बिंब पढ़ने होंगे। तो हम यह समझते हैं ये चित्र भाषा अथवा बिंबात्मक भाषा क्या होती है। कवि पंत ने अपनी भाषा के प्रति सदैव ही सजगता निभाई है। वो अपनी भाषा के प्रति सदैव ही सचेत रहते थे। उन्होंने चित्र भाषा, जैसे हम बिंबात्मक भाषा भी कह सकते हैं, का प्रयोग किया है। तो हम सबसे पहले तो यह समझते हैं कि चित्रात्मक भाषा क्या होती है, ये बिंबात्मक भाषा क्या होती है। वह भाषा जिसे सुनकर अथवा पढ़कर, वह भाषा जिसे सुनकर अथवा पढ़कर हमारे मस्तिष्क में चित्र उपस्थित हो जाते हैं, उसे ही हम चित्र भाषा अथवा बिंबात्मक भाषा कहते हैं। हमने कई बार अक्सर ऐसा देखा है कि जब कभी हमें कोई अपने विषय में बता रहा होता है, या फिर हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम अपने टेलीविजन पर, टीवी पर कुछ देख रहे होते हैं, तो उसे देख करके हमारे मस्तिष्क में चित्र उपस्थित हो जाते हैं। जब कभी भी ऐसा होता है तो प्यारे बच्चों, वह भाषा चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा कहलाती है। तो पंत जी के काव्य की हमने एक विशेषता देखी
चित्रात्मक भाषा, जिसे हम बिंबात्मक भाषा भी कह सकते हैं। ब्रज भाषा खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। अर्थात हम देख सकते हैं कि उनके कविताओं में खड़ी बोली हिंदी हमें देखने को मिलती है और पल्लव की भूमिका में विस्तार से इन्होंने खड़ी बोली का समर्थन भी किया है। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात तो यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का एक खाका प्रस्तुत करती है। हमारी कविता के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कविता हमें क्या बताने का प्रयास करती है? तो वे आंखें नामक यह जो कविता है, इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत ने एक किसान को केंद्र में रखा है। वह किसान जिसके लिए हमारे स्वाधीन भारत में सपने सजोए गए, जिसके विषय में हमारे शासक और प्रशासकों ने कई वादे किए, लेकिन बहुत ही दुख की बात है, विडंबना की बात है कि स्वाधीन भारत में भी किसान का शोषण किया जाता रहा है। ये जो कविता है ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत और उसके पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और हमारे समाज के सामने वर्गीय चेतना, वर्ग का मतलब है बच्चों उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग। तो एक किसान जो है हमारा वो निम्न तबके से ताल्लुकात रखता है, निम्न तबके से माना जाता है। तो उच्च वर्ग के जो धन संपन्न व्यक्ति हैं, जैसे कि जमींदार या सूबेदार या महाजन, तो ये लोग किस प्रकार एक किसान का शोषण करते हैं, ये एक खाका कविता प्रस्तुत करती है। हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। वे आंखें कविता का शीर्षक है, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। तो हम इन पंक्तियों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी पंक्तियां हैं, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि भारत के किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान हैं और इन आंखों में झांकने पर वैसा ही डर लगता है जैसे कि अंधेरी गुफा में देखने पर लगा करता है। इन आंखों में दूर तक भयंकर दीनता और दुख भरा हुआ है। इन आंखों को देखकर किसान की भयानक निराशा, पीड़ा और शोषण का पता चलता है। बेचारा किसान चुपचाप गरीबी के कष्टों और शोषण की पीड़ा को सहता ही रहता है। वह मन ही मन रोता है। उसके हृदय में हो रहा मौन रुदन उसकी शून्य आंखों से झांक रहा है।
इस कविता का जो शीर्षक है वे आंखें, यहाँ पहली ही जो चंद पंक्तियां हैं उनसे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वे आंखें किसकी हैं। तो विद्यार्थियों, वो आंखें एक किसान की हैं और वो आंखें किसके समान लगती हैं? अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। जिस प्रकार एक गुफा में अंधकार भरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार किसान की आंखों में भी अंधकार भरा हुआ है। लेकिन ये अंधकार सामान्य नहीं है, ये तो भयंकर दीनता यानी कि गरीबी और दुख का है। अर्थात यह अंधकार भयंकर दीनता और दुख का प्रतीक है। लेकिन वह किसान, गरीब किसान बेचारा कष्टों को, शोषण को और पीड़ा को सहन करता ही रहता है और अपने हृदय में उत्पन्न हो रहे मौन रुदन को सहन करता रहता है। मुख से तो वह कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसकी आंखों को अगर कोई अपने हृदय के अनुसार समझने की चेष्टा करे, जैसे कि हमारे छायावादी कवि पंत जी ने की है, तो उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कुछ और पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार हो सकता है। कवि कहता है कि यह किसान पहले तो स्वतंत्र था तथा आज की भांति पराधीन नहीं था। उस समय उसके नेत्रों से स्वाभिमान प्रकट हुआ करता था। उस समय समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी थी तथा वह दूसरों पर निर्भर भी नहीं रहता था। परंतु आज उसके स्वाभिमान ने उसका साथ भी छोड़ दिया है। निर्धनता और दीनता के कारण संसार में किसान की घोर उपेक्षा हो रही है। जिस प्रकार नदी का रेतीला तट नदी के प्रवाह के साथ ही टूटकर बह जाता है, उसी प्रकार संसार ने किसान को सम्मान देना और उसका साथ देना भी छोड़ दिया है। एक समय था कि वह स्वाधीन किसान था। स्वाधीन शब्द से तात्पर्य है कि वह अपने ही अधीन था, अर्थात उसका स्वयं पर ही एकाधिकार था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज जब उसकी प्रतिष्ठा नहीं रही है, आज जब वह निर्धन हो चुका है, तो संसार के लोग उसे छोड़ करके चले गए हैं। यह हमारे जीवन की विडंबना है कि जब सुख के दिन होते हैं तो हमारे सगे संबंधी हमारे नजदीक होते हैं, हमारे साथ होते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में, दुख के समय में वे हमें छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही किसान के साथ भी हुआ है। जब हम समुद्र में अथवा नदी में डूबने लगते हैं तो संसार के जो लोग हैं या हमारे जो साथी हैं वह हमें छोड़ करके स्वयं किनारे लग जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही किसान के साथ हुआ है। संसार कगार सदृश बह खिसका। संसार के जो लोग हैं उसे छोड़ करके किनारे चले गए हैं, वो बह करके खिसक गई है, चले गए हैं और किसान को मझधार में ही, बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है। इसके साथ ही हम कुछ पंक्तियों का अर्थ और देखेंगे। पंक्ति है, लहराते हुए खेत द्रगों में, लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ वह बेदखल अब जिनसे। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। हस्ती थी उसके जीवन की, हस्ती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण से। कुछ और पंक्तियां हम लोग पढ़ लेते हैं। आंखों ही में घूमा करता, आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा।
वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो विद्यार्थियों, हम तीसरे नंबर की जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ समझने की अब कोशिश करते हैं। हम पंक्तियों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। पंक्तियां थी, लहराते हुए खेत दृगों में, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। हस्ती थी उसके जीवन की, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार हो सकता है। कवि कहता है कि किसान का आज अपने ही खेतों पर अधिकार नहीं रहा है। जमींदारों तथा सूदखोरों ने उसको उसके ही खेतों से वंचित कर दिया है। किसान को अपने हरे भरे खेत जिनमें फसलें लहराती थी आज भी याद आते हैं। इनकी शोभा उसकी आंखों में तैरती रहती है। उन खेतों के प्रत्येक तृण में किसान के जीवन की हरियाली हंसा करती थी, अर्थात हरे भरे खेतों को देखकर किसान के होठों पर हंसी फूट पड़ती थी। किसान अपनी पुराने अतीत को यानी कि अतीत की स्मृतियों को दोहराता है कि किस प्रकार जब वह स्वाधीन था और उसके खेत स्वयं उसके ही हुआ करते थे, तो उस समय कैसे हरी भरी फसल हुआ करती थी और फसलें कैसे उसकी लहराती रहती थी, और उन फसलों के कारण ही उसका जीवन भी सदैव प्रसन्न बना रहता था। उसके घर में कैसे खुशहाली, किस प्रकार प्रसन्नता बनी रहती थी। आगे कुछ पंक्तियां हैं। आंखों ही में घूमा करता, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। इन पंक्तियों का आशय हम देखते हैं। आशय कुछ इस प्रकार है। कवि कहता है कि किसान जमींदारों तथा सूदखोर महाजनों के अत्याचारों का शिकार है। वह किसान की मेहनत की कमाई को छीन लेते हैं। जब किसान का जवान बेटा इस अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो जमींदारों और सूदखोरों के कारिंदे लाठियां लेकर टूट पड़ते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। किसान का बेटा जवानी में ही मारा जाता है। अपने प्यारे बेटे की छवि किसान के नेत्रों में सदा घूमती रहती है। अब किसान के जीवन से धीरे धीरे एक एक करके उसके जो अपने हैं वो उससे छिन जाते हैं। तो सर्वप्रथम वो अपने पुत्र की याद करता है। वह पुत्र जो कि युवावस्था में प्रवेश कर चुका था, जो कि युवा हो चुका था, लेकिन उस पुत्र के साथ भी जो सूदखोर हैं, जो महाजन हैं, उन्होंने क्या अत्याचार किया है, क्या अनाचार किया है, उसे अपने लठैत नौकरों के द्वारा उसकी हत्या करवा दी है। तो किसान अपने पुत्र के बारे में याद करता है। अगली कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह, रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। हम कुछ और पंक्तियों को यहाँ पढ़ लेते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अह आंखों में नाचा करती, अह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। हम सबसे पहले 5वें नंबर पर जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उनका अर्थ जानेंगे। पंक्तियों को हम फिर से दोहरा लेते हैं। पंक्तियां इस प्रकार थी। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार,
महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह, रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। हमने कठिन शब्दों के अर्थ अभी कुछ समय पहले दोहराए थे, तो यहाँ बर्धों शब्द से तात्पर्य बैलों से है। बर्धों का मतलब है बैलों। तो बच्चों, हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ हो सकता है, कवि कहता है कि ऋणग्रस्त किसान भयानक पीड़ा से गुजरता है। निर्दयी सूदखोर महाजन और जमींदार का कर्ज जब वह नहीं चुका पाता है, तो वे कानून का सहारा लेकर उसके घर द्वार को नीलाम करवा देते हैं। वह अपने मूलधन के साथ ही ब्याज का पैसा पैसा भी वसूल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे किसान की प्राणों से भी अधिक प्रिय बैलों की जोड़ी को भी जब्त करवाकर उससे छीन लेते हैं। यह कुर्की की कार्यवाही किसान को बहुत ही दुख देती है। वह कुछ कर नहीं पाता है, बस पीड़ा से छटपटाता रह जाता है। हम अगली कुछ पंक्तियों का अर्थ और देखते हैं। पंक्तियां थी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि उजरी किसान की गाय का नाम है, वह भी उससे छीन ली गई है। तो इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। अर्थ इस प्रकार हो सकता है, किसान को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसकी गृहस्थी सुख से चल रही थी। उसके पास जो सफेद रंग की एक गाय थी, वह उसको बहुत ही चाहती थी, वह गाय भी उसको बहुत चाहती थी। दूध दुहाने के लिए वह उसके अलावा किसी को भी पास नहीं फटकने देती थी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे घर में कोई पशु जब रहता है कुछ समय तक, तो हमारा भी उससे प्रेम भाव होने लगता है और वह पशु भी हमसे प्रेम करने लगता है। ऐसा ही कुछ किसान के साथ भी हुआ है कि किसान की जो उजरी नामक गाय है, वह उससे अत्यंत प्रेम करती थी, और यहाँ तक कि जब उसके पास कोई अन्य व्यक्ति दूध दुहने आता था, तो वह उसे आने नहीं देती थी। अब तो उस गाय को भी महाजन उससे छीनकर ले जा चुका है। वह गाय उसको अत्यंत प्रिय थी, किसान को वह गाय अत्यंत प्रिय लगती थी। उसके जाने के बाद तो किसान के जीवन का सारा सुख ही उसे छोड़ करके चला गया है। उसकी वह सुख की फसल भी उजड़ गई है। वे दिन किसान को बार बार याद आते हैं। इस स्मृतियों पर तो उसका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। हमारी जो यादें हैं अथवा जो स्मृतियां हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह तो हमें यदा कदा आती ही रहती है। कुछ ऐसा ही किसान के साथ भी हुआ है। किसान को अपने अतीत की स्मृतियां हो रही हैं, यादें उसको आ रही हैं, किस प्रकार उसका घर खुशहाली से संपन्न था, तो वो बार बार उन्हें दोहराता है, स्मरण करता है। कुछ चंद पंक्तियां और देखते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कुछ और पंक्तियों को हम यहाँ देखते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। मैं रिपीट करना चाहूंगी इन पंक्तियों को। घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने,
पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इन पंक्तियों का हम अर्थ करते हैं। तो कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी। बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घरनी का अर्थ है घरवाली अथवा पत्नी। तो इन पंक्तियों का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ कुछ इस प्रकार से हो सकता है। कवि कहता है कि किसान के कष्टों का तो अंत ही नहीं है। घर द्वार पशु और पुत्र तो पहले ही जा चुके हैं, अब उसकी घरवाली भी उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी है। स्वर्ग सिधार चुकी है मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। गरीबी के कारण उसके बीमार होने पर वह उसकी उचित देखभाल भी नहीं कर सकता था, उसे दवा दारू भी नहीं करा सकता था। अब भी जब यह बात उसको याद आती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दवा दारू से यहाँ तात्पर्य उसका उपचार अथवा इलाज कराने से है। अब उसकी एक दूध पीती छोटी सी बेटी थी। माँ के मरने के पश्चात उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। देखरेख के अभाव में माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अभी तक इस कविता में हमने देखा, सर्वप्रथम किसान से उसके खेत छीन लिए जाते हैं, उसके बाद जमींदार और लठैत नौकरों के द्वारा उसके जवान बेटे की हत्या कर दी जाती है और कोतवाल के भय से उसकी पुत्र वधू भी आत्महत्या कर लेती है। कविता में हमने यहाँ ये देखा है कि किसान की पत्नी जो कि एक पुत्री को जन्म देने के बाद वह भी रुग्ण हो जाती है, बीमार हो जाती है, लेकिन किसान के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह उसका उपचार करवा सके, इसीलिए उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, वह स्वर्ग सिधार जाती है। जब माँ की ही मृत्यु हो चुकी है, दूध मुही जो दूध पीने वाली जो उसकी नन्ही सी पुत्री है, उसकी जो बच्ची है, वह भी मर जाती है, वह भी देख रेख के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कुछ पंक्तियों को हम यहाँ और देखते हैं। पंक्तियां इस प्रकार थी। घर में विधवा रही पतोहू, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इन पंक्तियों में कवि ने किसान की पुत्र वधू अर्थात पुत्र की पत्नी के विषय में बताया है और हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ इस तरीके से हो सकता है। कवि कहना चाहता है कि किसान के मृत पुत्र की विधवा पत्नी उसके साथ घर में रह रही थी, वह लक्ष्मी के समान शुभ तथा कल्याणकारिणी थी। यद्यपि पति की हत्या हो जाने के कारण उसको पति की हत्यारी कहा जाता था, उसे लांछित भी किया जाता था। एक दिन किसी झूठी शिकायत पर शहर के कोतवाल ने उसको सिपाहियों से पकड़वाकर कोतवाली बुला लिया था। उस बेचारी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। लोक लाज के भय से वह एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार किसान की पत्नी, पुत्री, पुत्र तथा पुत्रवधू सभी असमय उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस समय जो किसान है वह अकेला है और एक एक कर उसके जीवन से उसके जो पारिवारिक लोग थे वह भी छीन लिए गए हैं। उसकी पत्नी, उसका पुत्र,
उसकी पुत्री और उसकी पुत्रवधू की असमय मृत्यु हो जाती है। इस कारण किसान शोक और पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है और वह शोक और पीड़ा उसकी आंखों से स्पष्ट झलकती है। खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। इस कविता की कुछ और पंक्तियां देख लेते हैं जो इस प्रकार है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गढ़ वह चितवन, तुरत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले 9वें नंबर पर जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। पंक्तियां इस प्रकार थी। खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, ना सही एक दूसरी आती। इसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है। कवि कहता है कि पत्नी की मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं है, पत्नी की मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं है। स्त्री तो पैर की जूती होती है, एक फट गई तो दूसरी आ जाती है, लेकिन स्त्री का परिवार में अधिक महत्व नहीं होता है। अतः उसकी मृत्यु के दुख को तो सहन किया जा सकता है, लेकिन मन को किसी तरीके से समझाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ये देखा कि जिस समय ये कविता लिखी गई है, जिस समय इस कविता का सृजन किया गया है, उस समय हमारे समाज में स्त्रियों को किस दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो स्त्रियों को देखने का जो एक नजरिया था, दृष्टिकोण था, वो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला हुआ करता था, क्योंकि स्त्री को यहाँ किसान के माध्यम से पैर की जूती कहलवाया गया है। तो स्त्री को और पैर की जूती को यहाँ एक समान बता दिया गया है। अगर एक सही नहीं होती है तो दूसरी लाई जा सकती है। अर्थात उस समय बहु विवाह भी प्रचलित था, लेकिन किसान को जो सबसे ज्यादा दुख है वह अपने जवान बेटे का है। तो इसी से संबंधित कुछ और पंक्तियां यहाँ हम देखते हैं। पर जवान लड़के की सुध कर, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लूटते फटती छाती। विद्यार्थियों, मैं इनका अर्थ कराने से पहले आपको यहाँ यह बताना चाहूंगी कि सांप लौटना और फटती छाती ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक कष्ट होना या दुख होना। तो इन पंक्तियों का हम अर्थ देख सकते हैं। अर्थ कुछ इस प्रकार हो सकता है। परंतु जब किसान को याद आती है कि उसके जवान बेटे की किस प्रकार निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, तो उसका हृदय फटने लगता है, उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। अर्थात मृत पुत्र को स्मरण करते ही किसान का कष्ट दुगना चौगुना हो जाता है। आशय यह है कि किसान अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण होने वाले दुख को तो सहन कर लेता है, लेकिन वह अपने पुत्र का शोक उसे सहन नहीं कर पाता है। वह उसे बहुत ही कष्ट देता है, उसके लिए वह असहनीय हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पत्नी की यानी कि स्त्री की स्थिति तो दर्शाई गई ही है, साथ ही हमारे समाज में पुत्र का क्या बोलबाला है, पुत्रों को किस दृष्टि से देखा जाता था, पुत्र उत्पत्ति को क्यों आवश्यक माना जाता था, क्योंकि पुत्र के जवान होने पर पिता के एक जीवन जो है वो सुख में बनने की एक शुरुआत हुआ करती थी। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं किसान को इतना दुख अपनी पत्नी की मृत्यु का नहीं है, उससे बहुत कहीं ज्यादा अपने पुत्र की मृत्यु का शोक उसे बहुत ही परेशान करता है। उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं
और अर्थात इसका मतलब है कि उसे बहुत ही कष्ट होने लगता है, यह दुख उसे हृदय विदारक लगने लगता है। कुछ और पंक्तियां हम देख सकते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, क्षण भर एक चमक है लाती। इनका अर्थ हम देख सकते हैं। कवि कहता है कि समाज के उत्पीड़न का शिकार किसान जब अपने अतीत में झांकता है तो उसे अपना भरा पूरा सुखदायी परिवार दिखाई देता है। अतीत के सुखदायक दिनों की याद आते ही किसान के नेत्रों में क्षण भर के लिए एक आशा की ज्योति चमक उठती है, अर्थात वह प्रसन्न होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका मन प्रसन्नता और सुख से भर उठता है, परंतु यह सब अस्थायी होता है। जब कवि यह हमें बताते हैं कि एक किसान जब अपने अतीत की यादों को दोहराता है, उन्हें स्मरण करता है, तो पिछले सुख को याद करके एक क्षण के लिए तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह प्रसन्नता उसकी आंखों से स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वह वर्तमान में आता है, जैसे ही उसे अपने वर्तमान के दुख का एहसास होता है कि अब तो उसके विश्वजन, उसके अपने पारिवारिक लोग, उसके खेत, उसकी गाय, उसके बैलों की जोड़ी उसके पास नहीं है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। उसकी इसी स्थिति को हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। तुरत शून्य में गड़वह चितवन, तुरत शून्य में गड़वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। इन दोनों ही पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से हो सकता है कि क्षण भर के पश्चात ही वह दुख और निराशा के सागर में डूब जाता है, वह दुख और निराशा के सागर में डूब जाता है और वर्तमान की दशा को स्मरण करते ही उसकी निगाहें सूने आकाश में गड़ जाती हैं। निराशा और दुख उसे फिर से घेर लेते हैं और अपने दिवंगत पत्नी, पुत्री, पुत्र तथा पुत्र वधू की उसे याद आते ही उसकी चितवन उसके हृदय में पैनी कील के समान चुभने लगती है।